हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये शेर दुनिया के बहुत ही अजीम शायरों में से एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है। और ये शेर आज के हमारे मेहमान पे बिल्कुल ही फिट बैठता है। आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, उम्र भले ही उनकी कम है, लेकिन उनके कारनामे, उनके काम, वो भी एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के क्षेत्र में बहुत हैं। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ी हस्ती को लेकर आया हूँ। अपूर्व त्यागी साहब, जो एक समाज सेवी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के इस एपिसोड में। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, आपके कामों के बारे में जानूं, आपने जो कुर्बानियां दी हैं अब तक, आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में जानूं, मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपका तारुफ मुख्तसर तौर पर शॉर्ट में दर्शक के सामने कराना चाहता हूं। आप 2021 से साधक फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ चला रहे हैं और शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समाज को, देश को सशक्त करना चाहते हैं, उन्हें मजबूती देना चाहते हैं। आपकी ये मंशा है, आपकी ये ख्वाहिश है और उस पे आप बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं कि बच्चों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और उसकी जो हमारे देश की जो जड़ें हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि हमारे मुल्क को, हमारे देश को आज की नस्ल और आने वाली नस्लें बहुत अच्छे से समझ सकें और पूरी दुनिया को समझा सकें। और मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करूं इससे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, मोहतरमा विभा राज वैभवी जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, राजीव अग्रवाल जी, सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तरह की महफिलें सजाकर अ, जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं दिल्ली में और हिंदुस्तान में, सबको लाते हैं समाज के बीच और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी अप्रू जी, आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आपने कैसे करने के लिए ठानी? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो साधक फाउंडेशन एनजीओ बनाया, इस किस वजह से आपने बनाया? किसने इंस्पायर किया आपको? कैसे इंस्पायर किया? ज़रूर, सबसे पहले तो साबिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जितनी तारीफ़ करी, मेरी उम्र ना तजुर्बा इतना है उस चीज़ के लिए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदी साहित्य संस्था का कि ये मौका हमें दिया, हमारी फाउंडेशन को मतलब अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म हमें दिया। और जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, उन सबको भी स्नेह भरा नमस्कार। साबिर जी, मतलब इस फाउंडेशन को शुरुआत करने का बचपन में ही हमने दोस्त यार दोस्त थे सारे। जी। और हम इंस्पायर बहुत ज़्यादा थे भगत सिंह की आइडियोलॉजी से। क्या अब बात! जब भगत सिंह का नाम आता है तो लोगों को लगता है एक रिबेलियस नेचर हो या हुँ, इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा आता है। लेकिन एक जो भगत सिंह की बात हमें बहुत ख़ास लगी थी, उनको पढ़ने लिखने का शौक बहुत था। हुँ, पुस्तकालय, लाइब्रेरी उनकी फ़ेवरेट प्लेस हुआ करती थी। और वहीं न कहीं 15 साल की उम्र में नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था। तो हुँ, धीरे-धीरे वो लव स्टोरीज़ वाली नॉवेल्स पढ़ते-पढ़ते कब हाथ में भगत सिंह की जेल डायरी आ गई, फिर वहाँ से वीर सावरकर की बायोग्राफ़ी। हुँ, तो धीरे-धीरे आइडियोलॉजी उस साइड जाने लगी। और फिर 18 साल का मतलब जब हमने कॉलेज में एंट्री करी, उसी से पहले हुँ। हमने सोच लिया था कि एक खुद का एनजीओ शुरू करेंगे, लेकिन उम्र कम थी, 18 साल से नीचे हम रजिस्टर नहीं कर सकते थे। जी, जी। उसके पहले कई संस्थाओं के साथ काम किया। धीरे-धीरे एक मानसिकता बनने लगी। फिर जब हमें लगा कि एक
खुद की फाउंडेशन, एक संस्था हम शुरू कर सकते हैं। तब 2021 में हमने इस फाउंडेशन को रजिस्टर करवाया। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। आपने कहा कि भगत सिंह ने आपको इंस्पायर किया समाज के लिए कुछ करने का, तो आपने शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों चुना? और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिस पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, शिक्षा के अलावा भी, तो ये मैं जानना चाहूँगा। साबिर जी, हमारा ये मानना है कि शिक्षा, विद्यादान अगर आपने किसी को कर दिया तो आप उसकी हुँ, आने वाली कई पुश्तें सुधार देते हैं। बेशक, आप, क्या बात! हम ये नहीं कहते कि अन्नदान या बाकी कुछ करना गलत है या ऐसा कुछ भी, लेकिन शिक्षा हुँ, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी का भविष्य सुधार सकते हैं पूरी तरह से। बेशक, हमने बेशक। काफ़ी बच्चे हमारे जो सेंटर्स में हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे आते हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत रहता है, लेकिन उनको एक मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दिखती, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। हुँ, और हमारी संस्था का मेन काम यही रहता है कि ऐसे बच्चों को गाइड करना, पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करा जाए, उनको पढ़ाया-लिखाया जाए। हुँ, जी, अच्छा। हाँ जी। तो थोड़ा-सा मुझे गाइड करें कि ये संस्था आपकी काम कैसे करती है, साधक फाउंडेशन? जी, साधक फाउंडेशन में हम बेसिकली, हमारे 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। एक जी, शिक्षा लिंक, जिसके अंतर्गत हम लिटरेसी सेंटर्स खोलते हैं अलग-अलग जगहों पे। इन वाह! लिटरेसी सेंटर्स में स्किल डेवलपमेंट और फ्री एजुकेशन करवाई जाती है बच्चों की, जिसमें ऐसे हुँ, कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी महँगी फ़ीस में करवाते हैं, और बच्चे हुँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं वो नहीं कर पाते। जी, जैसे आजकल हमने एक चीज़ देखी है कि 11th-12th के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनको हुँ, कंप्यूटर कोडिंग का बड़ा शौक हो गया है, क्योंकि जी, सरकार जी, ने जी, सिलेबस में वो इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ जी, जी। जी, लेकिन कोर्सेज़ इतने महँगे होने के कारण वो चाहकर भी नहीं सीख पाते, और गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स तो हैं, लेकिन हुँ, सिखाने के लिए टीचर्स नहीं हैं, और उस तरह हुँ, की एजुकेशन नहीं मिल मिल पा रही जो बच्चे चाहते हैं। तो हम यही जी, सारी कोडिंग कोर्सेज़ और कंप्यूटर कोर्सेज़ हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, जिनसे उनकी स्किल्स भी डेवलप हो, और 12th के बाद उनको एटलीस्ट वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो ये किस लेवल के बच्चों को आप लेते हैं इसके लिए? हम किस 6 क्लास टू के 10th बच्चों को? का, हाँ जी, 6 हम टू 10। 6 टू 10th के भी बच्चे लेते हैं, और 11th और 12th के लिए भी अलग बैचेज़ चलते हैं हमारे। अच्छा, तो वो आप कोर्सेज़ क्या स्कूल में ही कराते हैं या आप आपके अपने सेंटर्स हैं वहाँ कराते हैं? इसमें हमारा ये सीन रहता है कि या तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, लाइक जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं एरिया में हमारे, उनके साथ कोलैबोरेशन जी, करके उनके स्पेस में पढ़ाते हैं, या फिर हम जी, स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनके साथ उनके स्पेस में पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये सब कोर्सेज़ कराने के लिए ज़ाहिर-सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया होगा आपने, तो ये रिसोर्सेज़ कहाँ से आपको मिलते हैं? रिसोर्सेज में साबिर जी, हमें जो मेन चीज़ लगती है वो एक था कि हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना ना फंड्स होते हैं, ना कुछ जी, साधन होते हैं कि हम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स बनाएं। तो इसके जी। लिए हमने जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो इग्नू का उठाया था। जैसे इग्नू अपने अलग अलग कॉलेजेस से कोलैबोरेशन करके अपने सेंटर्स बनाता है, हमने भी सेम हुँ, अप्रोच यूज़ की। और जो हमारा मेन रिसोर्स लगता है वो हमारे टीचर्स लगते हैं, जो हुँ, मतलब रेगुलरली आके पढ़ाएं। तो उसके लिए हमने एक ये चीज़ करनी शुरू करी थी कि हम इंटर्न्स हायर करते हैं कॉलेज से। जो कॉलेज अच्छा। के बच्चे होते हैं, हुँ, आजकल आज की डेट में जो सबसे अच्छी बात हो गई है कि हर यूनिवर्सिटी ने कंपल्सरी कर दिया है बच्चों के लिए कि उनको किसी एनजीओ के साथ सोशल वर्क करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अच्छा। तो हाँ जी, तो उसके लिए हमारा भी फ़ायदा हो जाता है और बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है। उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उनको समाज सेवा, कम्युनिटी सर्विस करने का मौका मिलता है, और हमें टीचर्स मिल जाते हैं, और बच्चों को, जो हमारे नन्हे-नन्हे बच्चे होते हैं, उनको सीखने की बहुत चाह होती है। और हुँ, कॉलेज के बच्चों से अच्छा किसी को कोई कुछ नहीं सिखा सकता। वो लोग बहुत बेशक, अच्छे से बेशक। पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ जी। जी, जी। तो अगर कोई एक अदारा हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो और ये आपका सेंटर अपने स्कूल में या कॉलेज में खोलना चाहता है, प्लस 2 स्कूल तक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी जीमेल है, हमारी वेबसाइट है। हुँ, तो हुँ। ज़्यादा कुछ हमारे फाउंडेशन में कभी भी हम इस चीज़ को, फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, बहुत सारा कि कॉन्टैक्ट करने में टाइम निकल जाता है फॉर्मेलिटीज़ की वजह हुँ, से। हुँ। तो हमारे में हुँ, ऐसा हुँ। कुछ नहीं है, हमने अपना नंबर पब्लिक कर रखा है, हमारी वेबसाइट है, हमारा इंस्टा है। आप कोई भी हमें कभी भी मैसेज करता है तो हम
बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं उनको, और इसी तरह हमारा सारा काम चलता है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वाक़ई जो जज़्बा, जो जोश और वो पूरे होशो-हवास के साथ आप में है और जिस तरह से आप की संस्था, आपका एनजीओ काम कर रहा है, हमारे नौनिहालों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में कौशल विकास और शिक्षा और ख़ासकर मॉडर्न एजुकेशन, कोडिंग और ये सब चीज़ें जो कि फ्यूचर हैं, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो इसके लिए बहुत-बहुत मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे साथ पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ कुमार सुरेंद्र सागर भाई जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और अपूर्वा जी से मैं ये अब जानना चाहूँगा कि मैं जब आपसे बात कर रहा था ऑफ रिकॉर्ड, तो आपसे बात हुई कि आप भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में भी बच्चों को बताना चाहते हैं। तो ये एक अलग विषय है और जो काम आप ट्रेनिंग का बच्चों को दे रहे हैं वो अलग विषय है। तो दोनों में से कैसे आप सामंजस्य बना के चलते हैं और दोनों कैसे करवा पाते हैं आप? अ, साबिर जी, जैसे हमारा हर संडे संडे स्टोरी टेलिंग जी, वर्कशॉप्स होती हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम अच्छा। जो हमारे वीर महात्मा रहे हैं, वीर राजा रहे हैं भारत के, हुँ, उनके हुँ, हुँ। इतिहास में जो भी महान हस्तियां रही हैं उनके बारे में कहानियों के तौर पे बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिसमें अच्छा। जैसे पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, और भारत के इतिहास से उस तरीके से उनको बताना जो किताबों में लिखा है, मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से अगर आप पढ़ भी लें तो वो हुँ, पर्याप्त नहीं है। हुँ, तो हम बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि उनको असलियत पता चले, और जो हमारा इतिहास रहा है, जो कुर्बानियों का रहा है, जो जंग हमने सारी लड़ी हैं, भारत की भूमि हुँ। को पल पल, मतलब हर कुछ सालों में इस धरती को, इस भूमि को खून से सींचा गया है। जी, तो वो जी, कुर्बानियाँ बिल्कुल। याद करें बच्चे, उन वो अपनी जड़ों से वापस जुड़ें। तो यही हमारा इसमें पूरा मोटिव रहता है इसमें। अपूर्व जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो हमारी सभ्यता संस्कृति है इसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जो हमारी पहचान रही है, बच्चे उसको समझे, जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, हर स्टेज पे उसको बच्चे समझे। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी जो वेस्टर्न कल्चर है, सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर, जिसकी छाप आपको सोसाइटी में दिख जाएगी। तो इस वेस्टर्न कल्चर और आप जिस कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या हो पाएँगे फ्यूचर में? जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति बढ़ रही है। भाई साहब, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत छोटी सी चिंगारी है, और हम हमारे जैसी कई चिंगारियां इस समाज में काम कर रही हैं, और हुँ, हम सब जब बिल्कुल। तक एकजुट होके मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हुँ, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। अ, जी, बिल्कुल। हालाँकि ये बात हमें कई बार हम इस बारे में सोचते हैं और थोड़ा-सा परेशान भी होते हैं कि क्या हम जो कोशिश कर रहे हैं छोटी-सी, वो कहीं फल ला भी रही है, हमें कुछ इम्पैक्ट उसका दिखेगा कभी या नहीं दिखेगा। पर फिर हमें लगता है कि बात ये है ही नहीं कि इम्पैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बात है हुँ, सारी कोशिश की। अगर बेशक। कोशिश करते हुए हमसे बाकी लोग जुड़ते हैं, या हम किसी एक बच्चे को भी उस राह पे ले आएँ, जहाँ हम चाह हुँ, रहे हैं, या जिस तरह के संस्कार या परवरिश हम चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पूरी फाउंडेशन को बनाने का जो हमारा मकसद है वो पूरा सफल रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोशिश जारी रहनी चाहिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंज़िल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिंदी साहित्य संस्थान की तरफ से मैं ये दुआ करूँगा और हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएँ दूँगा कि आपका ये सिलसिला, आपका ये कारवां हमेशा चलता रहे। 1-2 से ही सही, ये कारवां बड़ा होता रहे और बड़ा होता रहे, बहुत बड़ा हो जाए और जिस मकसद के तहत आपने ये काम शुरू किया है, उस मकसद में आपको बेपनाह कामयाबी मिले। इसके साथ-साथ धन्यवाद। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि आपको समाज से कोई सहायता अब तक मिली है, कोई प्रोत्साहन गवर्नमेंट लेवल से या सोसाइटी से या आपके उस्तादों से, शिक्षकों से या किसी और संस्था से, ऐसा कुछ अभी तक मिला है आपको? बिल्कुल, भगवान की ऐसी कृपा रही है इस मामले में कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें सपोर्ट मिलता है।
इनफैक्ट जी, जो हमारी शुरुआती इनिशियल स्टेज थी वहाँ पर हमें काफ़ी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से सपोर्ट मिलता रहा। एक ग्राम जी, पाठशाला नाम की संस्था है, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। और एक हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ ही बिल्कुल कोलैबोरेशन में काम करती है, ऑपरेशन स्माइल। वो भी हमारे जी। साथ पूरी तरह से हर कदम पे खड़ी रहती हैं। जो हमें मेन सपोर्ट मिलता है जो हम कह सकते हैं कि हमें ग्रूम किया गया है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ज़्यादा में मतलब एक तरह से संस्था कैसे चलानी है और ये सब हमने संघ में रह के सीखा है। अच्छा, तो पूर्वा जी ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं? फ्यूचर में आप क्या-क्या योजनाएँ हैं आपकी इस सिलसिले में? फ्यूचर में हमारा अभी फ़िलहाल का ये प्लान है आने वाले 3 साल के लिए कि जो हमारा शिक्षा लिंक प्रोजेक्ट हुँ, है, ये हुँ। अब सिर्फ़ दिल्ली में नहीं और भी बाकी स्टेट्स में खुलेगा। और लिटरेसी जी, सेंटर्स हमने ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने बरेली में एक लिटरेसी सेंटर खोला है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोलैबोरेशन में। और अच्छा, इसी के वेरी गुड। साथ उत्तराखंड साइड हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा लिटरेसी सेंटर्स और ज़्यादा ओपन करने के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड एक जी। हाँ जी। जी, जी, बताएँ बताएँ आप। इसी के साथ किताब लिंक नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम इस अगले साल से 2025 के बीच से हम कोशिश करेंगे कि कुछ बुक्स पब्लिश करवाना शुरू करेंगे, जिसमें कहानियाँ होंगी अलग-अलग महापुरुषों की और ये सब अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा हमारे सेंटर्स में। तो ये सारी किताबें आपकी संस्था पब्लिश कराएँगी? हाँ जी। जी, जी। तो आपने शिक्षा लिंक के बारे में बताया, किताब लिंक के बारे में बताइए। एक और परियोजना है आपकी इक्ष्ना, जी। ज़रा उसके बारे में बताएँ? तो प्रोजेक्ट ईक्षणा बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस्ड है। हम हर हुँ, स्कूल में, हर कॉलेजेस में सपोर्ट ग्रुप्स और ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चों को पता चले कि एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ डील कैसे करना है। साथ ही हुँ, साथ जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कि बच्चों हुँ, में अगर कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको आपको लगता है तो उसको स्पॉट कैसे किया जाए कि किसको हेल्प की हुँ, ज़रूरत है एक्चुअल में। साबिर जी, हमारे दिमाग में आजकल सोसाइटी में एक ये चीज़ आ गई है कि मेंटल हेल्थ और हेल्थ इश्यूज़ जितने भी ये सारे एंजाइटी वगैरह होते हैं, ये अमीरों के चोचले हैं। क्योंकि हुँ, आम आदमी इनकी हेल्प अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस इतनी महँगी होती है कि आप सोचते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब बस मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जी, एक्चुअल में कई केसेज़ में मेंटल हेल्थ और जहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वहाँ पर हमें हेल्प चाहिए होती है समय रहते हुए। और उसी जी। सही टाइम को स्पॉट करना और ख़ासकर ये बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जी, प्रोजेक्ट ईक्षणा पूरी तरह से इसी के ऊपर फ़ोकस्ड है। तो इक्ष्णा के माध्यम से आपने वर्कशॉप्स वगैरह भी करवाई होंगी अभी तक स्कूल्स में हाँ या जी, कोई स्कूल्स सेशन? में वर्कशॉप्स होती हैं। हमारे पास अभी हाल ही में फ़िलहाल में हमारे पास 30 साइकोलॉजिस्ट की पूरी एक टीम है, जिसमें इंटर्न्स भी हैं और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट भी हैं। क्या वो बात है! सभी इस इन सारी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं, होस्ट करते हैं, साथ ही साथ वन ऑन वन सेशंस भी होते हैं। इसके कोई चार्जेज़ होते हैं स्कूल को नहीं, देने पड़ते हैं कुछ कोई चार्जेज़ नहीं? क्या बात है! बिल्कुल फ्री है। हमने शुरू से ही ये एक चीज़ बनाई थी, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना किसी भी बैकग्राउंड से हो, हमें कभी भी इस सर्विस के लिए किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। क्या बात है! तो एक सवाल अभी फ्लैश हो रहा था मेरे ख़्याल से कुमार सुरेंद्र सागर दादा पूछ रहे थे कि शिक्षा को रोज़गार परक होनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल क्योंकि एक्चुअल में अगर शिक्षा जो रोज़गार ना दे पाए उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। और हुँ, हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबको बिज़नेस और लाइफ़ स्किल्स बहुत अच्छे से हम कहानियों और अलग-अलग प्रैक्टिकल स्किल्स के माध्यम से सिखाते हैं। ताकि हुँ, अगर इन केस वो बड़े होके कुछ अपना भी करना चाहे तो उनको समाज की और अपने आस-पास दुनिया जो चल रही है, जो आज इतनी बिज़नेस फ़ोकस दुनिया है, उनके बारे में पूरा पता हो अच्छे से। हुँ। तो अभी तक आपने कोई ऐसा बैच तैयार करके समाज को दिया है, इंडस्ट्री को दिया है जिसने बहुत अच्छा कर रहा हो? कोई स्टूडेंट्स आपके ट्रेनिंग के बाद कोई अच्छे कर रहे अ हों, अच्छे संस्थान में हों? जी, अभी साबिर जी, हमारी संस्था को सिर्फ़ 3 साल हुए हैं, तो अभी तो जो हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं। जी, जी। लेकिन हमने ये देखा है कि
एक कई काफ़ी बच्चों के साथ ये केस होता है कि बस उनको एक सही दिशा की ज़रूरत होती है और वो फिर हम्म। जो चीज़ें करते हैं, वो हम भी कई बार देख के हैरान हो जाते हैं कि कई बार हम भी इसी सोच से जाते हैं कि ये बेचारे इनको कभी शिक्षा नहीं मिली है या फिर ये हम्म। थोड़े से पिछड़े वर्ग से है, तो शायद थोड़ा समझने में देरी लगेगी। लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझते हैं और उनको पढ़ाना हम्म। बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो ये हम्म। चीज़ होती है कि सही दिशा बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो इसमें ज्यादातर सरकारी स्कूल को आप अप्रोच करते हैं मेरे हाँ ख्याल जी, से। प्राइवेट स्कूल्स भी बिल्कुल। हैं? प्राइवेट स्कूल्स में हम काम नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में हम बेसिकली अगर कभी जैसे कुछ वर्कशॉप्स वगैरह करवा देते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए ताकि हमारे इंटर्न्स की प्रैक्टिस के लिए। सपोज़ अगर हम्म। हम कोई नई वर्कशॉप करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी पहले टेस्टिंग प्राइवेट स्कूल में करते हैं। लेकिन हमारा पूरी तरह से जो एनजीओ का काम है, वो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए और जो झुग्गी-झोपड़ी या ऐसी थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से आते हैं, उनके लिए होता है। जी। बहुत वाक़ई बहुत जोश और जज़्बे के साथ, बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही पवित्र मानसिकता के साथ, बहुत ही पाक नियत के साथ आप काम कर रहे हैं और वाक़ई बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हमारे साथ जनाब बसंत श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तवा जी जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारी हस्तियाँ हमें बाहर से अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बाहर से हमें अपना समर्थन दे रही हैं अपने प्यारे-प्यारे मैसेजेस के ज़रिए। आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपूर्वा जी की बातें, अपूर्वा जी का जज़्बा, अपूर्वा जी की सोच समाज के हर एक पायदान तक पहुँचे, ह कोने-कोने तक पहुँचे और अपूर्वा जी की तरह ही अगर कुछ लोग करना शुरू कर दें, समाज के लिए योगदान देना शुरू कर दें, तो वाक़ई हमारा देश, हमारा समाज बहुत ऊँचाई पे जाएगा। अपूर्वा जी आगे एक मेरा सवाल है कि जब से आपने इसको शुरू किया 2021 से आपने बताया तब से अब तक क्या-क्या बाधाएँ आई आपके सामने और जो अभी आ रही हैं? ज़ाहिर-सी बात है मैं फंड की बात नहीं करूँगा, उसको आपने पहले ही बता दिया है। इसके अलावा क्या-क्या बाधाएँ आपके पास आई और उसको आपने कैसे डील किया? बाधाओं में जो सबसे एक मेन चीज़ हमारी रहती है कि जब हम कहीं पे भी कोई सेंटर सेटअप करते हैं, और जो हुँ, बच्चे आते हैं, हुँ, जैसे कि हम बिल्कुल ऐसे इलाकों में भी पहुँचते हैं जहाँ पर कोई स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते, पूरे दिन काम-काज में लगे रहते हैं, लकड़ी काट के लाना और इन सारे काम में रहते हैं, जो एरिया हुँ, हमारा यमुना के किनारे वाला है, शास्त्री पार्क। हुँ। जी। तो उस साइड हम अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन ऑपरेशन स्माइल के साथ मिलकर काम करते हैं। अब वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, क्लासेस में आते हैं, लेकिन कई बार हुँ, क्या होता है कि माँ-बाप नहीं भेजते और मतलब बच्चों को लगता है कि 2-3 घंटे वहाँ क्या बर्बाद करूँगा, मैं इतने लकड़ी काट के ले आऊँगा, बेच दूँगा उन उन चीज़ों को। तो हुँ, माँ-बाप को सबसे पहले मनाना बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चों को क्लासेस में भेजो। फिर माँ-बाप हुँ, को इस चीज़ के लिए मनाना कि आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाओ, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को मनाना। तो इस हुँ, चीज़ में जो मेन बाधा हमारी ये होती है कि हमें कई बार दिखता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और ये जब स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा इसका भविष्य बन सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, माँ-बाप को लगता है कि अब ये हम पे प्रेशर बना रहे हैं इसका दाखिला करवाने के लिए, तो बच्चों को स्कूल गाँव भेज देते हैं। बच्चे 2-2 ओह! 3-3 महीने गाँव में ही हैं। तो ये हुँ, थोड़ा-सा हमें कभी भी इस कारण की वजह से हम जो भी ऐसे एरिया में जो भी बैच शुरू करते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे आधे से ज़्यादा हुँ। टाइम गायब हो जाते हैं। कई जी। सारे बच्चे घरवालों के लिए रोज़गार का भी इंतज़ाम करते हैं। बाल मज़दूरी से हाँ मेरा जी। ताल्लुक हुआ। तो इसलिए पेरेंट्स उस तरह के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि बच्चा अगर चला जाएगा तो उसकी ज़हनियत बदल जाएगी। फिर वो हमारी हम रोज़गार का साधन छूट जाएगा। तो क्या बिल्कुल। ये सिचुएशन भी आपके साथ आई है और उसको आपने कैसे डील किया? ज़ाहिर-सी बात है ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई होगी और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे भी आस-पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है, गरीब फैमिली, जिनके बच्चे मजबूर हैं बचपन में ही कुछ करने के लिए ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें और रोज़गार का साधन वो बन सके। लेकिन असल में उनको स्कूल से जोड़ना है, उनका कौशल विकास करना है, ताकि वो फ्यूचर में बहुत इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। जी। जी, तो हमारे केस में तो कई बार ऐसा होता है कि अगर
90% टाइम आप सामने वाले को नहीं समझा सकते। इससे पहले आप हम्म। उनको समझाने जाओगे, वो पूरी तरह से तैयार करके बैठे होते हैं अपने जवाब और अपने तरीके आपको रेज़िस्ट करने के लिए। लेकिन हम्म। जो 10% केसेज़ में हमें कामयाबी मिलती है, उसमें या तो हम माँ-बाप को बैठ के समझा देते हैं। कुछ माँ-बाप होते हैं कि अपने बच्चों का भला चाहते हैं और उनको अगर थोड़ा-सा समझाया जाए या हम्म। कुछ बात कह के कि अब ये बड़ा होगा तो पढ़ेगा-लिखेगा और जो भी ये कमा के लाता है, इतना तो हम भी आपके लिए कर देंगे। तो थोड़ा हम्म। बहुत लालच वाला अप्रोच भी यहाँ चलता है। तो जी। वो सब करके काफ़ी बार माँ-बाप मान जाते हैं। काफ़ी टाइम हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि पहले धीरे-धीरे उसकी बच्चे का काम छुड़वाना पड़ता है। पहले उनको हम बोलते हम्म। हैं कि आप चलो 2 घंटे क्लास में भेज दो, बाकी दिन ये काम कर लेगा। और हम्म। फिर ऐसे करते-करते जब माँ-बाप को दिखता है, हम उसको उनकी प्रोग्रेस दिखाते बच्चे की प्रोग्रेस माँ-बाप को दिखाते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है और स्कूल में दाखिला होगा, पढ़ेगा-लिखेगा अच्छे से तो ज़्यादा कमाएगा। तो ऐसे हम्म। करके हमें कई बार जिसको हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, वो चीज़ हमें हम्म। बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पर। जी। बच्चों के भले के लिए थोड़ा-सा। हाँ जी। 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 तो एक्चुअली ये एक मसला है जिस पे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोष देके नहीं छोड़ सकते। हमें समाज के निम्न स्तर पर आकर काम करना पड़ेगा। शिक्षा का अलख जगाना पड़ेगा। कौशल विकास से हमारी यंग जनरेशन को जोड़ना पड़ेगा और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं, इसके बावजूद बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ आप लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और बात मेरे ज़हन में आई कि आपको ज़ाहिर-सी बात है, हमारे बीच सुदर्शन शर्मा जी आ चुकी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। पुष्पलता तनेजा जी बनी हुई हैं शुरू से। हमारे बीच अशाना महेश प्रकाश जी मुसलसल बने हुए हैं। हमारे बीच जनाब संजय पोद्दार साहब बने हुए हैं। हमारे बीच विभाराज वैभवी जी बनी हुई हैं। सभी का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्यारे-प्यारे मैसेजेस से हम सब की हौसला अफ़ज़ाई हो रही है। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की हौसला अफ़ज़ाई हो रही है और सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपूर्वा जी से एक और सवाल करना चाहूँगा कि समाज से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? आपने जो मिशन उठाया, आपने जो बीड़ा उठाया है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, इससे समाज से आपकी क्या अपेक्षाएँ अब हैं? साबिर जी, हम यही चाहते हैं, मतलब अपेक्षा हमारे एक यही रहती है कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप हुँ। अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, तो जी। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ़ पैसा दें। आप सैटरडे, हुँ। संडे फ्री होते हैं, आप सब फ्री होते हैं। आप अपने टाइम का 1-2 घंटा भी अगर किसी बच्चे का भविष्य सुधारने में लगा रहे हैं, समाज सेवा में लगा रहे हैं या किसी भी हुँ। समाज के कल्याण के काम के लिए लगा रहे हैं, तो वो हुँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक। और मैं आजकल के माँ-बाप से ये भी एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है और आगे भी हम यही बोलेंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उनको शुरू से समाज सेवा का एक उनमें भाव जगाइए। क्या बात है! ये सब बातें कि ये सब बुढ़ापे के काम हैं या अभी क्या करोगे, अपने करियर पे फ़ोकस रखो। ऑब्वियसली करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसके बिना जी। कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जब धन होगा और सब कुछ होगा, तभी तो आप किसी और की भी मदद करेंगे। बेशक, लेकिन बेशक। बच्चों को, हाँ जी, लेकिन बच्चों को शुरू से ये बताना कि आपको समाज के लिए समर्पण का एक भाव आपके अंदर होना चाहिए। उनकी परवरिश वैसे हमें करनी पड़ेगी, जब ही भारत हमारा दोबारा महान बनेगा। बेशक, क्या बात है! बहुत बेहतरीन ख़्याल है आपका, बहुत ही नेक ख़्याल है आपका और जब आप नेक ख़्याल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलात तो आएँगी, परेशानियाँ तो आएँगी, बाधाएँ तो आएँगी, ये आना है इनको। तो अगर आपका हौसला बुलंद हो, यही हम लोग अपने बुज़ुर्गों से सीखते भी आए हैं, अगर आपका हौसला बुलंद हो, इरादा नेक हो, तो ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करता है, देर से ही सही, लेकिन करता ज़रूर है और कामयाबी मिलती ही ज़रूर है। हम जितनी भी हस्तियाँ इस दुनिया से गुज़री हैं, सभी की अगर हम जीवनी देखें, तो मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद उन्होंने कुछ किया है और जब तक मुश्किलात और परेशानियाँ सामने ना आए, तो इंसान बहुत कुछ अच्छा करने को प्रेरित भी नहीं होता। ये भी एक सच्चाई है। बहुत अच्छी बात विभा राज वैभवी जी कह रही हैं। छोटी सी उम्र से अपूर्व ने समाज की सेवा शुरू की है। तो जब इतनी छोटी उम्र में आपका ये जज़्बा है, आपकी ये मेहनत है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके तजर्बात बढ़ेंगे, आपकी नेक नियति बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है समाज को और देश को
और भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया विभाराज वैभवी जी, सुदर्शन शर्मा जी और सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोई प्रोफ़ेशनल है अगर वो जॉब कर रहा है काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पेशा कर रहा है, जो भी है उसका या बिज़नेस में ही लगा हुआ है, तो हफ़्ते में 2-3 घंटा निकाल के भी वो आपके साथ जुड़ के या किसी और संस्था के साथ जुड़ के समाज की सेवा कर सकता है और आप चाहते भी हैं कि जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको इंस्पायर करें, उनको इस तरह से ट्रेनिंग दें कि वो किसी न किसी तौर पर समाज की सेवा करना सीखें, समाज के लिए कुछ करना सीखें, ये आपकी सोच है। बहुत पवित्र सोच है, बहुत ही पाक सोच है आपकी। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफ़ेशन, तो अगर मैं आपके माध्यम से अगर समाज को इसी तरह हमारे बहुत सारे दर्शकों की भी ये ख़्वाहिश होगी, मैंने अपने आप को इसमें जोड़ दिया ताकि आसानी हो आपको मुझे कन्विंस करने में, कि अगर मैं थोड़ा-सा वक़्त निकाल सकूँ तो आपके एनजीओ के पाठ्यक्रम के हिसाब से एनजीओ के तौर-तरीके के हिसाब से मैं कैसे समाज की सेवा कर पाऊँगा? अगर मैं आपसे जुड़ना चाहूँ तो 2-3 घंटा, 4 घंटा जो आपने कहा वक़्त निकाल के। साबिर जी, जैसे कि आपने बताया था कि आप शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, तो जी, बेशक हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ाने में, उनको गाइड करने में हमारा सहयोग करें। तो इस माध्यम से हम टीचर्स को हमेशा यही कहते हैं कि आप जुड़ें और हमारे बच्चों का भविष्य और सुंदर बनाने में हमारी सहायता कीजिए। अच्छा। मतलब आप चाहते हैं कि जो जिस प्रोफ़ेशन में है उसी प्रोफ़ेशन में रह के, उसी दायरे में रह के जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज्ड उनको वो सपोर्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हम चलिए बहुत हमारा सबसे पहले यही रहता है कि जो जिस फ़ील्ड से आ रहा है, उसको जी, उसी की तरीके से सेवा करने का मौका मिले। क्या जैसे बात है! कि बहुत हमारे अच्छी बात। पास कॉलेज के काफ़ी बच्चे आते हैं जो इंटर्नशिप्स करते हैं और वो अलग-अलग तरह की डिग्री कर रहे हैं। तो हमारा हुँ, यही रहता है कि जो इंटर्न हमारे पास आ रहा है, बेशक समाज सेवा के उससे आ रहा है, लेकिन उसका भी जो एक एक्सपीरियंस है और जो कोर्स कर रहा है, डिग्री कर रहा है, उसमें भी वो कहीं न कहीं वैल्यूएबल हो, जो वो हमारे साथ हुँ, एक्सपीरियंस लेगा। तो हम कोशिश यही हुँ। करते हैं हर कोई अपनी फ़ील्ड और उसी के हिसाब से सेवाएँ दे। जी, तो आप उसको उन जो भी आपके साथ जुड़ते होंगे, जो वक़्त देते होंगे, जिस तरह से ट्रेनिंग देते होंगे इंटर्न्स आपके, तो उनको आप सर्टिफ़ाई भी करते होंगे, सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह भी देते होंगे, जो आगे हाँ जी, उनको बिल्कुल। उनके करियर में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला होगा। हाँ जी। जी, सर्टिफ़िकेट्स और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। हमारे बीच पंकज कुमार खरे साहब जुड़ चुके हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, हिंदुस्तान के अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, इसी से मिलता-जुलता जो मैंने आपसे अभी सवाल किया कि आपसे जब बात हो रही थी तो आपने ये फरमाया कि आप भी जॉब करते हैं, उसके बाद ये एनजीओ भी चलाते हैं। तो जॉब करना एक लिमिटेड एक मतलब टाइम देना एक और अपने जॉब के लिए और फिर ये एनजीओ चलाना, सारी एक्टिविटीज़ को आप सेंट्रलाइज़ तौर पे मेरे ख़्याल से एक्टिवेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस ये बस थोड़ा-सा नींद अपनी कम कर देता हूँ, बाकी तो घंटे इधर-उधर लग ही जाते हैं और बाकी मैं ये मानता हूँ साबिर जी कि ये जो काम है, ये हमारी पूरी टीम का आराम है। तो हुँ, हम जब ऑफ़िस से थक-हार के आ जाते हैं और सब कुछ है, कई बार लोग पूछते हैं कि तुम्हारा मन कैसे कर जाता है वापस संस्था का काम करने का शाम में जाके? हुँ। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। हम सबका यही जवाब होता है कि आपका आराम होगा कि लेट लिए, बैठ लिए, दोस्तों के साथ बात कर ली, हमारा आराम ये है और हमें क्या इसमें बात! बहुत चैन और सुख मिलता है। हुँ, तो मतलब ऐसा होता है कि मैं एक बार को ऑफ़िस के लिए सुबह 5 बजे ना उठूँ, लेकिन अगर हुँ, कोई संस्था का काम है या कहीं जाना है, बच्चों के लिए कहीं जाना है, तो हम 4 बजे उठ के बिल्कुल ऐसा कि फुल एनर्जी। क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने कही, बातों-बातों में बहुत चीज़ हम लोग एक-दूसरे से सीखते हैं और यही वो वजह होती है, यही वो बात होती है, जो किसी को असाधारण बनाती है, जैसा कि आप काम कर रहे हैं। हालाँकि बहुत कम उम्र में आपने ये काम शुरू किया है, फलाह का, समाज के फलाह का, समाज की भलाई का, हर तरह से। 2021 से अब तक लगभग 3 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल में भी आपने जिस रफ़्तार से, जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपने बनाया है, बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि आपके संस्थान का, आपके एनजीओ का
स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कैसे वो काम करते हैं, कौन कौन से जिम्मेदारी दी हुई है आपने, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है इसकी? अ, हमारा ऐसे एज सच कोई स्ट्रक्चर अभी तक फिलहाल हमने ना कभी दिया है, और हम इसके पीछे पड़ते भी नहीं है। जो डीड हम्म। में हमारा या रजिस्ट्रेशन के टाइम 2-3 पोजीशन ज़रूरी होती हैं, वो हमने दे दी। और बाकी हम सारे ही यार दोस्त हैं, और भाईचारे में हम पूरा काम चलाते हैं। ऐसा कुछ हमारे में होता नहीं है कि कोई डिसीजन मेकिंग है तो सारे आपस में मिलकर ही करते हैं। हर किसी का ओपिनियन लिया जाता है, हर किसी का बात सुनी जाती है, और उसी के हिसाब से मेजॉरिटी पे डिसीजन लिया जाता है। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि एक हायरार्की हो, या हम्म। फिर किसी एक का ही कुछ चल रहा है, एक ही डिसीजन ले रहा है। हम कभी वो चाहते भी नहीं ऐसा हमारी संस्था में हो, क्योंकि उससे क्या हम्म। होता है कि कई बार आप बहुत गलत फैसले ले लेते हैं जब एक ही बंदे के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। और और जब हर व्यक्ति मंथन करता है बैठ के किसी चीज़ का, तो बहुत अलग-अलग विचार निकल के आते हैं। हम्म, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक आदमी डिसीजन लेता है तो कभी कभी ऑटोक्रेसी आ जाती है, तो फिर वो टीम बिल्कुल। उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, फिर वो डिफरेंसेस पैदा होते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। कलेक्टिव लीडरशिप के ज़रिए आप काम कर रहे हैं, सभी के ख़यालात को, सभी की सोच को आप जगह देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा कदम आपका है। तो एक दर्शक है हमारे, जनाब अवधेश साहब, वो पूछ रहे हैं कि आपका एनजीओ कहाँ है और ये एनजीओ कैसे काम करता है? जी। तो बेसिकली हमारा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो पालम में है, साउथ वेस्ट दिल्ली। दिल्ली, पालम दिल्ली। हाँ जी। जी। और लेकिन जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो पूरी शास्त्री पार्क भी चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी चलते हैं, वेस्ट दिल्ली भी चलते हैं, नोएडा दिल्ली के वगैरह में बाहर भी भी, हमारी प्रेज़ेंस दिल्ली है। के बाहर भी हाँ आप जी। कर रहे हैं। दिल्ली जी, की जी। बाहर उत्तराखंड में जो रामनगर के पास, और बरेली में, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, तो यहाँ भी हमारी टीम मौजूद है। और हमारा सारा काम जितना भी होता है वो बेसिकली हम एक-दूसरे से कनेक्टेड ऑनलाइन ही होते हैं। ऑनलाइन ही सारे इंस्ट्रक्शंस और अनाउंसमेंट सब कुछ जाता है, और जितनी भी टीम जो-जो जिस-जिस जगह भी है वहाँ पर इवेंट्स होते हैं फिर। अच्छा, तो आपकी टीम ऑलरेडी फंक्शन कर रही है, यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में तो है ही। हाँ तो जी। ये आपकी टीम में अभी कितने मेंबर हैं और ये किस तरह से कोऑर्डिनेटेड हैं? किस तरह से जुड़े हुए हैं आप सबसे? हमारे साथ जुड़ने के 3 तरीके होते हैं साबिर जी, एक एज़ अ हुँ, मेंबर, एज़ अ वॉलंटियर और एज़ अ इंटर्न, और ये सब मिला के अभी हमारी टीम 250 प्लस है। क्या बात है! और जी। शुरुआत आपने अकेले से की थी? शुरुआत एक्चुअल में हम 5-6 दोस्त थे, और जी। उससे भी पहले अगर मैं जाऊँ तो हम 2015 में, जब हम 10th क्लास में था मैं, और 15 साल के ही थे हम, तो मेरे कुछ दोस्त थे स्कूल के। हम सब ने हुँ, मिलकर ऐसे ही कुछ-कुछ चीज़ें करनी शुरू करी थी समाज के लिए स्कूल से ही। तब से हुँ, हुँ, हुँ। उसी ग्रुप में कई लोग निकलते गए, कई लोग जुड़ते गए, और उसी को एक स्ट्रक्चर मिलके फिर 2021 में इसको साधक फाउंडेशन का नाम दे दिया था हमने। तो वो सारे दोस्त अभी जुड़े हुए हैं आपसे? मोस्ट ऑफ देम अभी ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन होता है कि कई बार सबकी अलग-अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो जी, जी, कुछ बिल्कुल। लोग अलग-अलग रास्ते भी हो जाते हैं। हाँ जी। जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एनजीओ चला रहे हैं और एनजीओ के अलावा जो एनजीओ के जो उद्देश्य हैं आपके, उसमें आप काफ़ी आगे निकल रहे हैं और आगे निकलें, ये हम सब की मनोकामना है। मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी थी कि अ, आप सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच ज़्यादा काम करते हैं, तो आपने सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या ऐसा देखा कि आपने पूरी शिद्दत के साथ उनमें, उनके बीच ये काम करना शुरू किया, जो कि प्राइवेट स्कूल में आप शायद नहीं करते हैं? हम जब सरकारी स्कूल में हमने काम करना शुरू किया, तो लोगों को लगता है कि एक हमारी मंशा इसके पीछे, हमारी सोच ये रही होगी कि वो थोड़े पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, इसलिए हमने ऐसा जी, करना शुरू जी, किया। जी, जी। बात बिल्कुल भी हमारे मन में 1% के लिए भी ये नहीं था कि हमें इसलिए ये करना है। एक्चुअल में क्या होता है हुँ, कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने ज़िंदगी को और अभाव को, कमियों को बहुत पास से देखा होता है।
वो हम्म। इस तरह से ढले हुए होते हैं कि आप उनको कुछ भी सिखाइए वो बहुत मन से सीखते हैं। उनमें ललक होती है ज़िंदगी में कुछ करने की। उनके अंदर जिसको हम कह सकते हैं एक शायद योद्धा वाला जज़्बा होता है। जी वो या जी तो जी। कुछ कर ही गुज़रेंगे या बिल्कुल ही ऐसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो जज़्बा है, उनसे सरकारी स्कूल के बच्चे जो भी होते हैं, उनके साथ काम करते हुए हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़िंदगी के बारे में और कैसे कम चीज़ों में भी आप खुश रह सकते हैं और कैसे उन्हीं चीज़ों से आप डायरेक्शंस लेके गाइड होके अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात कही अभी, कैसे कम चीज़ों में हम खुश रह सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। इंसान, पहले मैं ये बता दूँ, हमारे साथ बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं। बसंत श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, संगीता चौहान जी जुड़ी हुई हैं, पंकज कुमार खरे भाई जुड़े हुए हैं, पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, कुमार सुरेंद्र सागर भाई जुड़े हुए हैं और सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मुसलसल जुड़कर हम दोनों की हौसला अफ़ज़ाई करें, बिलख़ुसूस ख़ासकर जो आपने अब तक जो काम किया है, जिसको आप बता रहे हैं और जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपकी हौसला अफ़ज़ाई भी कर रहे हैं। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट आपके इस काम को बहुत ही एप्रिशिएट करता है और फ्यूचर में जब भी जिस तरीके से भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके इस काम के लिए आगे रहेंगे, आते रहेंगे और हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने तरफ से हिंदी साहित्य संस्थान की तरफ से आपको ज़रूर एश्योर करना चाहता हूँ। तो मैं पूछ रहा था कि आपने कही कि जो इंसान जैसे भी खुश रहे, इवन खुशी तो खुशी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, वो तो हमारी वो मेंटल एबिलिटी है कि हम खुशी को छोटा समझें या बड़ा समझें, खुशी तो खुशी है। तो इन सब चीज़ों से ज़ाहिर-सी बात है, आपने पहले भी कहा कि इंसान को खुश रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को कैसे खुश रख पाते हैं? आपको कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मॉनेटरी तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, बहुत सारी भौतिक सुविधाएँ तो आपको मिल नहीं रही हैं। तो आप अपने आप को ये सब करके कैसे खुश रखते हैं? और कैसे एन्जॉय करते हैं आप अपनी इन सर्विसेज़ को? साबिर जी यही मतलब मेरे लिए ऐसी खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या खुशी है, जैसे हम जिस उम्र में हैं अभी और हमारी पूरी टीम के ज़्यादातर लोग हमारी ही उम्र के हैं, 23-24 साल के हम सब हैं। हुँ, और बाकी जो हमारे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं कि वीकेंड्स पे पार्टीज़ और इन सब चीज़ों में जाना। तो वो भी हमसे हुँ, कई बार पूछते हैं कि तुम वीकेंड्स पे पार्टीज़ वगैरह में आते नहीं हो, संस्था के काम के लिए निकल जाते हो सुबह-सुबह उठ के, 1 दिन 2 दिन हुँ, छुट्टी मिलती है उसमें भी सुबह-सुबह उठ जाते हो। तो हम उनको भी यही कहते हैं कि यही हमारी खुशी है। हमें नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है अब कि खुशी की डेफ़िनेशन क्या होती है, लेकिन हमें इसी काम में मज़ा आता है, हमारा यही आराम है। और हम हमारी जो संस्था का भी एक जो मोटो है वो ये है स्वस्में स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम, कि अपने लिए हुँ। थोड़ा-सा और बाकी सब कुछ समाज के लिए। तो हम इसी विचारधारा पे बचपन से चले हैं और कहीं न कहीं ये अब इतनी हमारे मन में कट्टर हो चुकी है कि अब यही सब कुछ हमारी खुशी बन चुकी है हमारे लिए। क्या बात है! बहुत बेहतरीन ख़्याल है आपका, बहुत बेहतरीन सोच है। आपके सोच के, आपके जज़्बे को सलाम करता हूँ और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अ, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएँ, कोई ऐसी चीज़ बताएँ 3 सालों में या उससे पहले जब से ये इस जज़्बे के साथ आप काम कर रहे हैं सोशल सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा अचीवमेंट मिला हो जिसके बाद आपको लगा हो कि मुझे इस बात से काफ़ी हौसला मिला है, मेरे काम को एप्रिशिएट किया गया है, मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई हुई है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको? जो भी 2, 3 साल, 4 साल आपने काम किए हैं? इस चीज़ के लिए एक ही एक्सपीरियंस ये है कि जैसे-जैसे हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे ऊपर सीधा हाथ रखा हुआ है और यही दिलासा हुँ, देके खुद को हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, हम बहुत सही डायरेक्शन में हैं। अगर गलत डायरेक्शन में होते, तो वो हमारे काम कभी बनने ही नहीं देता, वो हमें पहले ही रोक देता। लेकिन हुँ। हम थोड़ी-सी मेहनत करते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद उसकी नज़र हम पर है और यही सोच के कि हमें यही लगता है फिर कि हम सही डायरेक्शन में हैं।
कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप, आपके सेंटर पे कुछ ऐसी बात हुई हो या कोई बच्चा आगे आया हो या बहुत कुछ कर रहा हो या किया हो? हालाँकि ये अभी काफ़ी कम वक़्त है, आपने पहले ही कहा कि बहुत कम वक़्त हुआ है। फिर भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहें? जी, सभापुर गांव करावल नगर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ के जी, गांव वालों के साथ मिलकर और ग्राम पाठशाला जो संस्था है वहाँ के साथ मिलकर हमने वहाँ एक लाइब्रेरी खोली थी गांव वालों की सहायता से, शहीद जी। भगत सिंह पब्लिक लाइब्रेरी। तो हुँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अपने स्कूल की पढ़ाई भी उस लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं। और हमें अभी अब हाल ही में पता चलता है कि काफ़ी बच्चों के एसएससी एग्जाम्स भी निकले हैं, रेलवे भी क्रैक हुआ है, कईयों ने सीए के भी क्या बात! एग्जाम्स निकाल लिए हैं। तो ये सुन के और ये करके बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट हमने जो एक किसी के साथ मिलकर कुछ कदम उठाया था, वो आज हुँ, सफल हो रहा है। वो 2-3 साल में एक रंग दिखा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है हमारे जितने भी बैचेज़ कहीं भी जो चल रहे हैं अभी, ये हुँ, बच्चे हुँ। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा रंग दिखाएँगे कि हम सबको बहुत खुशी होगी, हमारी पूरी संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं। उन सबको बहुत खुशी होगी कि हाँ, हमने एटलीस्ट कहीं न कहीं हम छोटा-सा एक बदलाव लाने में कामयाब रहे। क्या बात है! बहुत खुशी की बात आपने शेयर की क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, हमारी सोच थोड़ी बहुत भौतिकवादी तो होती है, थोड़ा बहुत रिज़ल्ट पे तो हम डिपेंडेंट रहते ही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, कामयाबी हमसे जुड़े हुए लोग, हमारी किसी कोशिश की वजह से कामयाबी किसी को मिलती है, कोई कामयाब होता है, कोई अच्छा करता है, तो हमें दिल से बहुत खुशी होती है और हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई भी होती है और हमें कुछ आगे करने की इंस्पिरेशन भी मिलती रहती है। आगे एक मेरा सवाल इससे पहले कि अब मैं कंक्लूड करूँ, आगे एक मेरा सवाल है कि आपको आपकी फैमिली इमीडिएट फैमिली से कैसा रिस्पॉन्स मिलता आया है शुरू से अब तक, आपके कामों में? मेरी फैमिली ने साबिर जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हालाँकि वो मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। उनका था क्या कि बात! ठीक है, तू कर रहा है तो कर ले, देख ले। उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि ये जो भी करेगा एटलीस्ट कुछ गलत नहीं करेगा। क्या तो बात है! मेरे मेरे हिसाब से आज मेरे माँ-बाप का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि आज जो भी हम छोटी-मोटी से समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के माँ-बाप ही उनको घर में बैठा देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हुँ, जाने की हुँ। कई बार। जी। और हालाँकि अब जिस तरह के इलाकों में हमारा जाना होता है संस्था के काम से, वो बड़े संवेदनशील हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती हैं। और हुँ, ऐसे इलाकों में जाने से माँ-बाप भी अपने बच्चों को थोड़ा रोकते हैं कि नहीं, हुँ, और वहाँ नहीं जाना, घर में बैठो। लेकिन मेरे माँ-बाप ने शुरू से मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे हालाँकि बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो और कहीं भी जाओ थोड़ा सँभल के जाना, पर हुँ। सपोर्ट रहा है उनकी साइड से। क्या बात है! और इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि माँ-बाप का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट बिल्कुल। होता है और ये खुशनसीबी है आपकी कि वो सपोर्ट आपको शाना-बशाना शामिल रही है आपके साथ अब तक के सफ़र में और आगे भी रहेगी। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, एक बार फिर से जितनी भी हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपना आशीर्वाद मैसेजेस के ज़रिए, खूबसूरत प्यारे-प्यारे मैसेजेस के ज़रिए दे रही हैं, मैं सभी का एक बार और शुक्रिया अदा कर दूँ। हमारे बीच पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, कुमार सुरेंद्र सागर भाई जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, विभा राज वैभवी जुड़ी हुए हैं, संजय पोद्दार भाई जुड़े हुए हैं, महेश प्रसाद अस्थाना जी जुड़े हुए हैं, संगीता चौहान जी जुड़ी हुई हैं, पंकज कुमार खरे भाई जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी हस्तियाँ हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं माज़रत चाहूँगा अगर किसी का नाम छूट गया हो। अब अपूर्वा जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करके आपसे विदा लेना चाहूँगा कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर? चूँकि आप राष्ट्रीय स्तर पे आस्ते-आस्ते तो जा रहे हैं आप। आपने दिल्ली से काम शुरू किया, आप उत्तराखंड पहुँच गए, यूपी में पहुँच गए और भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आपके? हमारा प्लान साबिर जी अभी बस इतना ही है कि हमें हर उस स्टेट और हर उस इलाके तक पहुँचना है जहाँ पर या तो कोई मदद पहुँच नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि हुँ, सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन हमें ये समझना हुँ, पड़ेगा सरकार के साथ मिलकर हम सारे संगठनों को, सारी संस्थाओं को काम करना पड़ेगा, तभी हम भारत को हुँ, दोबारा उस महानता तक ले जा सकते हैं।
आज हम बेशक। विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन हम सबको साथ काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सरकार के हम्म। साथ मिलकर ही हम सारी संस्थाओं को काम करना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बना पाएँगे। और हर उस देहात तक पहुँचना पड़ेगा, हर उस गाँव तक पहुँचना पड़ेगा, जहाँ आज शिक्षा या किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुँच पा रही है। हम्म। बहुत अच्छी बात आपने कही। और वाकई हम हमारी ये आदत बन गई है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कि हम हर चीज के लिए, मैं अपनी अपनी बात कह रहा हूँ, जो मेरे दिल में ये बात है, जो मेरी सोच है, वो मैं आप तक बयान कर रहा हूँ। और शायद आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी सोच है कि हर काम के लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं, और इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। सरकार हमसे चलती है, सरकार को जो काम करना है करे, लेकिन सरकार के काम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक ज़मीनी तौर पे, जिस तरह से आप कर रहे हैं ज़मीन पे काम, उस तरह से हम सबका योगदान ना हो। बिल्कुल। जब ये होगा तभी से, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात आपने कही, तभी भारत अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी विश्व गुरु वाली चीज़ को पा सकेगा। सिर्फ़ बैठ के कहने से कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये तब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक मुमकिन नहीं है, जब तक आप जैसी कोशिश हर एक शख्स, हर एक नागरिक, चाहे वो मैं रहूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई और हो, कोशिश करे ज़मीनी स्तर पर। बिल्कुल। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपसे मिलके, और खुशी इस बात के लिए भी कि आप शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उसी से मैं भी जुड़ा हूँ। और खुशी इस बात की भी कि बहुत कम उम्र में आपने बड़े काम का ज़िम्मा ले रखा है। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको मैंने पहले भी एश्योर किया हुआ है, अभी भी एश्योर करता हूँ कि इस संस्थान की तरफ से जो भी आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, आपकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए जो भी हमारा सहयोग होगा, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, और करने में फ़ख्र महसूस करेंगे। तो आपने बहुत-बहुत अपना धन्यवाद साबिर। आपने अपना वक़्त दिया, हमसे बातचीत की, और पूरे देश को, पूरी दुनिया को आपने प्रोग्राम्स बताए, अपने जज़्बे को ज़ाहिर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका अ, फिर से स्वागत करता हूँ, और आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब ख़ैर, शुभ रात्रि।